हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी वर्ब के बारे में। मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो होता है वर्ब का। एक मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई, इफ देयर इज नो वर्ब देयर इज नो सेंटेंस। सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए, सामने वाले तक अपना मैसेज, अपना मीनिंग पहुंचाने के लिए आपको जरूरत पड़ती है वर्ब की, क्रिया की। क्रिया नहीं है सेंटेंस नहीं होगा। एक बात क्लियर कर देता हूं, ये जो क्लास होगी इंग्लिश लैंग्वेज की होगी, इस क्लास में हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके, और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है कि जीरो से स्टार्ट होगा, डेफिनेटली आप ये फील करेंगे कि जीरो से स्टार्ट करके आपको मैं एक्सट्रीम लेवल, एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, जिसमें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था कि हमारा ओवरऑल सिलेबस जो है वो हम किस तरीके से कवर करेंगे और उसमें क्या क्या चीजें हम शामिल करने वाले हैं। सबसे ज्यादा फोकस मेरा रहेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करवाने पर। अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो यकीन मानिए, अगर आपको ग्रामर के कुछ 2, 5, 10, 15 रूल कम भी आते होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी आप क्या करेंगे कि सामने क्या आपके लिखा हुआ है उसे अच्छे से समझ जाएंगे। और जब आप किसी चीज को समझ जाते हो, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपकी कि कहना क्या चाहता है, बस वहीं आपके बात समझ में आने लगती है और वहीं मार्क्स जो है वो बूस्ट होना शुरू हो जाते हैं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कोचिंग आपने कई बार करी होगी, ठीक है, और अभी भी कहीं ना कहीं कर रहे होंगे, कई टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी आप उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि हम सब कुछ सीख गए क्या। यही जो कुछ बातें हैं इनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। एक बात और कह देता हूं कि बिल्कुल भी आपको ये फील नहीं होगा कि आप स्क्रीन के उस तरफ हैं और मैं स्क्रीन के इस तरफ। हमारा इंटरेक्शन जो है वो इस लेवल का होगा कि आपके हर एक डाउट, आपका हर एक क्वेश्चन, आपकी हर एक प्रॉब्लम चुटकियों में मैं आपके सामने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा इलैबोरेट करके आपके सामने रखूंगा और आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप घर पे होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माय नेम इज नरेश उपाध्याय, योर ट्यूटर, मेंटर एंड योर पार्टनर इन योर सक्सेस स्टोरी। तो चलिए बात करते हैं आज। देखिए, आज मैंने यहां पे ऊपर लिखा है टोटल हेल्पिंग वर्ब्स 24। तो पिछला वीडियो जहां मैंने छोड़ा, मैंने आपको वहां पे बताया कि एक तो वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने एक आपको बात बोली थी कि टोटल इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो 24 होती है। अब इनका इंग्लिश में रोल क्या है, ये क्वेश्चन पहले तो आप अपने आप से पूछिए कि जो ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ये जो सहायक क्रियाएं होती हैं, इनका इंग्लिश में रोल क्या है, किस काम के लिए इनको इंग्लिश में अप्लाई किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब्स होती कौन कौन सी है, आज मैं पहले बता देता हूं। आज आप क्या क्या सीख जाओगे। एक तो ये सीख जाओगे कि टोटल ओवरऑल हेल्पिंग वर्ब्स कितनी होती हैं, इनका रोल क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, मार्क माय वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छे बच्चों को इस बात का पता नहीं होता कि कोई सेंटेंस जब उनके सामने लिखा होता है तो उन्हें इस बात का पता नहीं चल पाता विच इज हेल्पिंग वर्ब और वर्ब विच इज मेन वर्ब। इन सब के बारे में कंफ्यूजन बना रहता है, एक डायलेमा रहता है, उलझन की स्थिति रहती है। इसको क्लियर करूंगा मैं आज के लेक्चर में। आज मैं आपको बताने वाला हूं फाइनाइट वर्ब क्या होती है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। इसे लोग बहुत ही एक टिपिकल लेवल पे देखते हैं, और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब, इसको मैं आपके सामने इतना इजीली सर्व करूंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको उसको अच्छे से समझ गए। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के कंसेप्ट को क्लियर करना है, वीडियो को लास्ट तक डेफिनेटली देखना होगा आपने, ठीक है। इंप्रूव करो, आपको हेल्पफुल लगता है, आपको पता चलता है कि आप ये सोचते हैं कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है, इंफॉर्मेटिव रहा है, तो आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले टोटल हेल्पिंग वर्ब जो है वो है 24। अब ये 24 हेल्पिंग कौन सी है, पहले तो हम क्या करेंगे, इसको इलैबोरेट कर लेंगे, अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पे मेंशन करा है प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज, और इसके ब्रैकेट में मैंने लिखा 11 प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं। टोटल हेल्पिंग वर्ब होती है 24 में से 11 जो होती है वो होती है प्राइमरी ऑक्सिलरीज। आगे आने वाले वीडियोस में आपको यह समझाया जाएगा व्हाट आर द प्राइमरी ऑक्सिलरीज, क्या इनका रोल है इंग्लिश में, किस तरीके से इन्हें अप्लाई करा जाता है मॉडर्न इंग्लिश में भी। मॉडर्न इंग्लिश इन द सेंस, मैं ये कहना चाहता हूं यहां पे आपको कि जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश है, जो बोलचाल में यूज करी जाती है, वहां पे आजकल इस प्राइमरी ऑक्सिलरीज का बहुत ज्यादा यूज करा जाता है। दूसरी बात, आपके एग्जाम, क्योंकि मेरे दिमाग में यह बात साथ साथ चलती है कि आपके एग्जाम के रिगार्डिंग कौन सी बात कितनी इंपॉर्टेंट रहती है। कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड
कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड हमारा ये लेक्चर नहीं, हमारे टोटल लेक्चर्स रहने वाले हैं। ये बातें आपने छोटी छोटी बातें हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होंगी। तो सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं प्राइमरी ऑक्सिलरी 11। ये 11 24 में से ही है, ठीक है ना। 24 जो हेल्पिंग वर्ब्स है ना टोटल। एक मैंने इसका खास दोस्त आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इनका एक खास दोस्त है और वो कौन है, नोट है। नोट 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट। नोट जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स का एक फ्रेंड होता है। आगे इलेबोरेट करूंगा, आगे समझाऊंगा कि कैसे ये क्या है, लेकिन अभी के लिए बात कर लेते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो 11 है ये कौन कौन सी है। देखो सबसे पहले तो आपने मेन ध्यान में रखना है डू, बी और हैव, ये तीन मेन है। अब इनको थोड़ा सा हम देखते हैं किस तरीके से होगा। सबसे पहले बात करता हूं डू में। देखो डू में एक तो खुद डू है ही, एक होता है डज और एक होता है डिड। ये जो तीनों हुई ये क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। इन प्राइमरी ऑक्सिलरीज का कैसे सेंटेंस में यूज होगा, जो मॉडल्स आपको पढ़ाऊंगा ना, मॉडल्स के साथ साथ इनको आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। फिर बात करते हैं बी की। और बी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जो कल का हमारा लेक्चर था, कि बी एक वर्ब है और इसकी कुछ एसोसिएट फॉर्म्स होती हैं, इज एम आर, वॉज वर, पांच तो ये। और बी की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये कौन सी होती है ये भी मैंने आपको बताया था। बी की फर्स्ट फॉर्म बी, सेकंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म बीन, फोर्थ फॉर्म बीइंग, आईएनजी वाला, ठीक है ना। और फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, टू बी। आपको मैंने बताया था हर वर्ब के कितने पैटर्न होते हैं, 5, ध्यान रखिएगा। तो अब बी की मैं आपको बताता हूं प्राइमरी ऑक्सिलरीज बी में कौन कौन सी चीजें शामिल हो जाती हैं। तो देखो बी में है एक तो इज, एक है एम, एक है आर, एक है वॉज और एक है वर। गॉट इट। फिर आपको बताता हूं मैं हैव में। देखो हैव में क्या है, एक तो हैज, एक हैव और एक है हैड। ये लो जनाब, ये ओवरऑल कितने हो गए, अब आप यहां पे काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गए 11। ये 11 के 11 है आपके प्राइमरी ऑक्सिलरीज। ओवरऑल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं 24, उनमें से मैंने इलेबोरेट कर दिया, आपके लिए थोड़ा सा अलग निकाल के रख दिया। उनका नाम क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, और इनका आपकी इंग्लिश में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके सामने एक्सप्लेनेशन करने के लिए, या थोड़ा सा उसको डिफरेंट तरीके से मैं प्रेजेंट क्यों कर रहा हूं, ये डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करने का एकमात्र जो मेरा मोटिव है वो ये है, ठीक है ना। ओनली मोटिव इज दिस कि आपको एग्जाम में किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब घर की नींव मजबूत होती है तो घर से आप कितनी भी ऊंचाइयों पे ले जाओ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैं वो फाउंडेशन, उस नींव की ही बात कर रहा हूं। और यकीन मानिए अच्छे अच्छे बच्चों को पता ही नहीं होता कि कौन सी वर्ब, कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी प्राइमरी ऑक्सिलरीज, नहीं पता होता। आज आप सीख जाओगे ये बात। चलिए देखते हैं। तो ये तो हुआ प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। चलिए जी, अब आइए बात मॉडल ऑक्सिलरीज की करते हैं। ये है 13। तो देखो 13 और 11 वो पीछे प्राइमरी ऑक्सिलरीज आप पढ़ के आए हो ना, तो ये ओवरऑल 24 हेल्पिंग वर्ब्स होगी ना। अब ये है मॉडल ऑक्सिलरीज। अब ये मॉडल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। ऑक्सिलरीज वर्ब को ही बोलते हैं, नो प्रॉब्लम। देखो विल, ये रही यहां पे, विल है, शेल है, कैन है और मे है। अब आप विल के पास से कनेक्ट कर लो, फिर शेल के पास से कनेक्ट कर लो, फिर कैन के पास से कनेक्ट कर लो और फिर मे के पास से कनेक्ट कर लो। विल का वुड, शेल का शुड, कैन का कुड और मे का माइट। क्लियर है ना। तो विल, शेल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट। ओके। फिर है ऑट टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, मस्ट और यूज टू। इनके बारे में थोड़ी सी बात आपको मैं बता भी देता हूं। देखिए ध्यान रखिएगा, एक तो ये ऑट टू लिखा हुआ है यहां पे, ठीक है, इसके साथ टू प्रेपोजिशन आ रहा है। इधर ये नीड लिखा हुआ है, इसके साथ ये नोट आ रहा है। देखिए नीड और डेयर इनके साथ नोट रहता है। जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस रहते हैं ना, वहां आप ध्यान रखिएगा नीड और ये जो डेयर है ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं जब सेंटेंस हो नेगेटिव या फिर हो इंटेरोगेटिव। तो नेगेटिव होगा तो नोट रहेगा, दोनों के लिए बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सेंटेंस इंटेरोगेटिव और नेगेटिव फॉर्म में रहेगा तब ये एज अ मॉडल यूज होंगे, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। क्लियर है। आगे बहुत बार आएंगे, मैं वहां पे आपके सामने अच्छे से आपको समझाऊंगा। अभी के लिए क्योंकि सामने है ना बात, इसलिए क्लियर कर देता हूं, ठीक है। एक बात तो ये, दूसरा एक हम बात कर लेते हैं यूज टू के बारे में भी। देखो यूज टू जो है ये भी मॉडल है। अब इनको क्या है, इसको ध्यान में रखना आपने। इस यूज टू को पास्ट हैबिट के लिए यूज करा जाता है। किसके लिए, पास्ट की हैबिट, पास्ट की आदत बताने के लिए इसको अप्लाई करा जाता है। इसको और अच्छे से समझाऊंगा जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा। टेंस का जब हम टॉपिक क्लियर करेंगे, एक एक बात उसकी अच्छे से सीखेंगे ना, वहां हम बात करेंगे किसके बारे में, यूज टू के बारे में।
अच्छा, एक और चीज बता देता हूं, देखो ought to हुआ, need not हुआ, dare not हुआ, एक आपका used to हुआ। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूं, ought to, need not, ये used to और ये dare not, इन्हें मार्जिनल ऑक्सिलरीज के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मार्जिनल ऑक्सिलरीज के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है मार्जिन का मतलब? मार्जिन का मतलब होता है थोड़ा बहुत कुछ और फायदा आपको मिल जाए। अब देखो कैसे मार्जिनल हो जाएगा, ये याद करवाने का तरीका है। ओके, देखो जब आप नीड नोट में से नोट को गायब कर दो तो नीड जो अकेला बचा, दैट्स वर्ब, ये एक वर्ब बन गई। नीड का मतलब जरूरत होता है। नोट को यहां डेयर से गायब कर दो, डेयर का मतलब क्या होता है? हिम्मत, साहस। समझ में आ रही है बात आपके? यूज टू में से टू को गायब कर दो, पीछे बचा यूज्ड, मतलब उपयोग में लाई गई हुई कोई भी चीज, तो ये भी क्या बना? दैट्स वर्ब। ये वर्ब के तौर पे भी यूज हो जाते हैं जब इनसे टू, नोट ये रिमूव कर दिया जाता है, और जब ये इनके साथ ऐड कर दिया जाता है तब ये कैसे फंक्शन कर जाते हैं? एज अ मॉडल ऑक्सिलरीज। क्लियर? तो छोटी छोटी बातें हैं। वो शक्तिमान देखा करते थे ना आप, शक्तिमान में आता था ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, दैट्स इट। ये इसी के बारे में बात करता था वो शक्तिमान उस टाइम पे। ठीक है, तो यूज टू हुआ, डेयर नोट हुआ, नीड नोट हुआ, ओट, और इन सबका आपने छोटा छोटा, ये जो मैं अभी आपको पार्ट बता रहा हूं, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक नोटबुक और पेन अपने साथ रखते हो या नहीं रखते? अरे भैया पॉज किया करो वीडियो को, जो अच्छी बात लगे वो मेंशन किया करो। और ध्यान रखिए, जब मैं किसी बात पे एम्फेसाइज कर दूं कि ये बात ध्यान रख लेना, तो रख ही लेना। ठीक है ना? उसको अंडरलाइन कर लो, हाइलाइटर से उसको सुंदर सा बना लो। ठीक है ना? प्रॉपर नोट्स होने चाहिए आपके पास। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हाईलाइट वाईलाइट करके रख लिया और फिर उस कॉपी को कभी खोला ही नहीं, तो उसका भी कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये पास्ट हैबिट में यूज होता है। पास्ट की आदत बताने के लिए यूज टू का यूज करा जाता है। इसका एक अल्टरनेट और होता है, टेंस पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल ऑक्सिलरीज पर भी। ठीक है, ये होती है 6। अब आप कहोगे सर ये तो फिर 24 से ज्यादा होगी। बेटा ये काउंट नहीं होती, ये जो मैं 6 यहां पे आपको बता रहा हूं ना, ये काउंट नहीं होंगी उन 24 में से। ये हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, कल्पनाओं पर आधारित है, इनको आपने उन 24 में काउंट नहीं करना। ठीक है ना? गॉट इट? ये उन 24 में काउंट नहीं होंगी। ये आपको आगे जब आप एडवांस वर्ब पढ़ेंगे ना, वहां आपको पता चलेगा इनका रोल, टेंस में भी रोल पता चल जाएगा इनका, तो कि इनका सेंटेंस में किस तरीके से इनको अप्लाई करा जाता है। देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट है। मॉडल में सीखोगे, एडवांस वर्ब में सीखोगे, टेंस में सीखोगे, सेंटेंस को फ्रेम करने में ये आपकी बहुत मदद करेंगी। अब यहां पे आपको एक वर्ड सिखा देता हूं, दैट इज हाइपोथेटिकल। एक बार एसएससी के एग्जाम के अंदर हाइपोथेटिकल वन वर्ड आया था, नीचे 4 ऑप्शंस थे। हाइपोथेटिकल का क्या मतलब होता है? एंड हाइपोथेटिकल मींस इमेजिनरी। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए एक तरीके से। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कल्पनाओं पर आधारित। ओके, तो वुड बेटर, वुड सूनर, वुड रेदर, पहले तो ये 3 याद रख लो। फिर वुड को गायब कर दो, वहां पे हैड लगा दो, हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रेदर, दैट्स इट। ठीक है, याद रखोगे, वुड सूनर, वुड बेटर, वुड रेदर, हैड बेटर, हैड सूनर और हैड रेदर। ये 6 जो हैं ये आपके हाइपोथेटिकल क्या ऑक्सिलरीज। ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो ओवरऑल 24 हेल्पिंग वर्ब्स आप सीख चुके हो। अगर आपको पता चले, मैं बताता हूं, देखो आप वापस आते हैं उसी हमारी स्लाइड पे। देखो प्राइमरी ऑक्सिलरीज ये 11 थी। 11 मैंने आपको बता दी, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। ओके, फिर आगे देख लेते हैं। यहां पे ये आपकी थी मॉडल ऑक्सिलरीज 13, विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, और टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, मस्ट, यूज टू। ये 24 हेल्पिंग वर्ब्स हो गई आपकी। ठीक है ना? फिर 6 आपने अलग से सीख ली, जिनको आप हाइपोथेटिकल ऑक्सिलरीज भी कह रहे हो, इमेजिनरी ऑक्सिलरीज भी कह रहे हो, वो आपने यहां पे देख ली। तो ये हुआ आपका हेल्पिंग वर्ब का बेसिक क्लियर। अब क्वेश्चन आता है कि हेल्पिंग वर्ब का इंग्लिश में रोल क्या है। ये लाइन जो मैंने आपसे क्वेश्चन रखा है, अगर ये आपने क्लियर करना है तो ये क्लियर कहां होगा? आज के ही वीडियो में हो जाएगा, साथ में बने रहिए बस आप। चलिए मैं अब आगे चलता हूं। ये देखो भाई, यहां पे लिखा हुआ फाइनाइट वर्ब और इधर है नॉन फाइनाइट। ये इधर आ गया नॉन फाइनाइट वर्ब। मैं यहां मेंशन कर देता हूं नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, ये यहां से हम रिमूव कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये तो हुआ फाइनाइट वर्ब और ये हुआ नॉन फाइनाइट वर्ब। अब मैं आपको क्लियर करता हूं पहले तो कि ये वर्ब का पैटर्न एकदम से बीच में फाइनाइट नॉन फाइनाइट कैसे आ गया। देखो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट इन वर्ब को बहुत ही टिपिकल फॉर्म में समझा जाता है। बच्चों को ऐसा लगता है कि यार ये समझ में ही नहीं आती, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। इतना आसान, इतना सिंपल तरीके से आपके समझ में आएगा ये। अब आप देखते चलिए
कि क्या है ये, इसका क्या रोल रहता है। ये यहाँ पे थोड़ा सा शायद प्रिंटिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है ना, देखो ये थर्ड, फोर्थ और फिर ये फिफ्थ इधर आना चाहिए था, मैं यहाँ पे मेंशन तो कर देता हूं, बाकी क्लियर कर दूंगा आपको। अब देखो समझते हैं पहले बात को। आज आपके ये सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब कौन सी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी, मेन वर्ब कौन सी। गॉट इट? हेल्पिंग वर्ब पता नहीं चल पाता कई बार। अब जहां पे इज लिखा हुआ है तो क्या वो हमेशा एज अ हेल्पिंग वर्ब फंक्शन करेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहां पे हैज या हैव या हैड ये मेंशन करा हुआ है, क्या वो हमेशा एज ए हेल्पिंग वर्ब फंक्शन करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जहां मैंने आपको बोला कि हैज और हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हैड सेकंड होती है और हैड थर्ड होती है, फिर हैविंग फोर्थ थी, टू हैव ये फिफ्थ थी। तो हैड और हैड सेकंड और थर्ड में से आप कैसे ये पता लगाओगे, कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि विच इज सेकंड और विच इज थर्ड? ये सारी बातें आज आप सीख जाएंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं। यहां मुझे पहले आपसे एक दो क्वेश्चन पूछने होंगे, आप उस तरफ से मुझे जवाब दोगे, मुझे सुनाई दे जाएगा। ठीक है? मेरा पहला क्वेश्चन, हर वर्ब के कितने पैटर्न होते हैं? 5। सही बोला होगा आपने, हर वर्ब के 5 पैटर्न होते हैं। ठीक है, ये छोटी सी बात है। ओवरऑल हेल्पिंग वर्ब्स कितनी होती हैं? 24 होती हैं। उनमें से 11 जो है वो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है और 13 जो है वो आपकी मॉडल ऑक्सिलरीज है। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये बात आपने दोबारा क्यों पूछी? इसलिए पूछी कि यहां पे इनका रोल है। देखो बेटा, पहले तो आपने ये याद रखना है कि फाइनाइट जो वर्ब होती है ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। याद रखिएगा, सबसे सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप तक मेरा मैसेज डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं। समझिएगा कि फाइनाइट वर्ब जो है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म हमेशा होती है फाइनाइट। फिर भाई बात करते हैं कि थर्ड, ये यहां पे सही से प्रिंट नहीं है, मैं कर देता हूं, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये हमेशा होती है नॉन फाइनाइट। ध्यान रखिएगा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये हमेशा होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर है ना? तो सबसे पहले तो एक तो यही चीज सीख लो, आज की क्लास में ये इतना सीख जाओ आप। जैसे कल आपने वर्ब की डेफिनेशन सीखी थी, ठीक है ना, वर्ब के बेसिक पैटर्न समझे थे ना, वैसे ही आज आप क्या समझे, आपको पता चल गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म फाइनाइट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये तीनों क्या हो गई? नॉन फाइनाइट हो गई। गॉट इट? अब देखो आगे चलते हैं। देखो यहां पे एक बात लिखी है कि टेक्स इंपैक्ट, ये फॉर्म कर दिया, ये फ्रॉम है, फ्रॉम, आज काफी प्रॉब्लम हो गई है, नो प्रॉब्लम। नंबर, टेंस और पर्सन। देखो टेक्स इंपैक्ट, जिस पर प्रभाव पड़ता है, कहां से प्रभाव पड़ता है? नंबर से, टेंस से, पर्सन से। जिस पर नंबर, टेंस या पर्सन का कोई प्रभाव पड़ता हो, कोई इंपैक्ट पड़ता हो, कोई फर्क पड़ता हो, अफेक्ट पड़ता हो, वो तो होती है फाइनाइट वर्ब। लेकिन जिस पर नंबर, टेंस या पर्सन का नो इंपैक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। देखो नंबर का, ठीक है ना, जैसे नाउन हो गया या कोई प्रोनाउन हो गया, तो कोई नंबर हो गया, कोई टेंस हो गया, ठीक है ना, कोई पर्सन हो गया। पर्सन मींस सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन, बहुवचन। अगर इनका कभी किसी वर्ब पे, और कौन सी वर्ब पे अभी बताता हूं, किसी वर्ब पे कोई प्रभाव पड़े, कोई इंपैक्ट पड़े, वो उससे प्रभावित हो जाए, दैट इज फाइनाइट वर्ब। तो वो कौन सी ऐसी वर्ब जो इससे नंबर से या टेंस से या पर्सन से कोई प्रभाव पड़ता है, कोई इंपैक्ट पड़ता है, दीज आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। ये वी फर्स्ट और वी सेकंड है। लेकिन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इन पर कभी भी इनका प्रभाव नहीं पड़ता, किनका? नंबर, टेंस और पर्सन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब कंफ्यूजन हो जाता है कि सर कैसे ये प्रभाव पड़ेगा, क्या है ये प्रभाव, व्हाट इज दिस प्रभाव? मैं समझाता हूं आपको ये क्या इंपैक्ट है, क्या प्रभाव है, ठीक है। और आप पर इसका प्रभाव कब पड़ेगा? जब आप इसको बराबर देखोगे, बराबर समझने की कोशिश करोगे, तब आप पे प्रभाव पड़ेगा। देखते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपके सामने कुछ सेंटेंस ही रख लेता हूं, चलो देखते हैं। ये एक सेंटेंस है यहां पे, इफ वी कम अक्रॉस अ प्रॉब्लम वी वोंट बी एबल टू गो टू द जुडिशियरी। अब देखो एक चीज है, छोटी सी हल्की सी बात है, देखो ये कम लिखा हुआ है यहां पे। अब कोई आपसे ये पूछ ले कि इस सेंटेंस में ये कम जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है या थर्ड है? फोर्थ और फिफ्थ का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि फोर्थ तो कौन सी होती है? जिसमें आईएनजी की वर्ब लगी होती है, आईएनजी लगा रहता ना पीछे, और फिफ्थ जिसमें 2+v फर्स्ट वाला सीन होता। तो यहां क्या है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो कम की क्या होती है? कम ही होती है। सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम ही होती है। अब ये तो डाउट नहीं है, क्योंकि ये तो केम है, तो यहां केम तो है नहीं। तो बात यह है कि थर्ड है या फिर फर्स्ट है, ये जो डाउट है ये क्लियर करना है हमें कि ये फर्स्ट है या थर्ड है। देखो सीधी सी बात है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म हमेशा होती है फाइनाइट। अब आप बात को याद रखिएगा,
कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म जो होती है ना, इनको कभी भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती। दे कैन कंस्ट्रक्ट एनी काइंड ऑफ सेंटेंस विदाउट हेल्पिंग वर्ब। दोबारा सुनो, दे कैन कंस्ट्रक्ट एनी काइंड ऑफ सेंटेंस विदाउट हेल्पिंग वर्ब। बिना हेल्पिंग वर्ब के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर सकती है, बना सकती है। लेकिन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन तीनों को अगर किसी सेंटेंस को फ्रेम करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, दे हैव टू पुट द हेल्पिंग वर्ब इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। उस पर्टिकुलर सेंटेंस में उन्हें हेल्पिंग वर्ब ऐड ऑन करनी ही होगी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि वर्ब की थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये तीनों जो फॉर्म्स है ना, इनको डेफिनेटली अपने पीछे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब, कौन सी होगी वो तो बाद की बात है, लेकिन कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म ये क्या है, ये बिना हेल्पिंग वर्ब के भी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर देती है। गॉट इट? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जो सेकंड फॉर्म होती है, बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर देगी, लेकिन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को क्या चाहिएगा? हेल्पिंग वर्ब चाहिएगा। अब आ जाओ इधर, ये जो कम यहां पर लिखा हुआ है, ये अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होता, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये भी तो स्पेलिंग सेम है ना, कि अगर ये थर्ड फॉर्म होती, डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई तो हेल्पिंग वर्ब होती ना। क्या कोई दिखाई दे रही है क्या हेल्पिंग वर्ब? नो, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसका मतलब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। और कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि ये फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है, तो ये क्या है? फाइनाइट है, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा, ये कम ही क्यों रहा? क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है ना, ये क्या है? प्लूरल है। प्लूरल मींस बहुवचन, ठीक है ना? सिंगुलर प्लूरल जानते हो क्या? नहीं जानते क्या? चलो मैं पहले वो भी बता दूंगा आपको, यहां मेंशन कर देता हूं कि सिंगुलर प्लूरल कौन कौन से होते हैं। देखो, सिंगुलर का मतलब क्या हुआ? एक वचन। सिंगुलर का मतलब क्या हुआ? एक वचन। जैसे ही हुआ, शी हुआ, ठीक है ना, इट हुआ, ही हुआ, शी हुआ, इट हुआ, ये क्या होते हैं? सिंगुलर फॉर्म में चले जाते हैं ना, ठीक है ना? अब आप कहोगे सर आई भी हो सकता है क्या? नहीं, आई नहीं होता भाई। कोई नेम आ जाए, ठीक है ना, कोई भी नेम, सिंगुलर कोई नेम आ जाए, वो भी किस में जाता है? सिंगुलर में जाए। अब बात करते हैं प्लूरल की। प्लूरल क्या होता है? बहुवचन। बहुवचन में जैसे आई, यू, वी, दे, ठीक है ना, या फिर एक नाम की जगह दो नाम हो जाए, जैसे नेम्स हो जाए, ये कौन सी फॉर्म में चले जाते हैं? प्लूरल फॉर्म में चले जाते हैं। तो सिंगुलर एक वचन, ठीक है, और प्लूरल क्या हो गया आपका? बहुवचन हो गया, ठीक है ना? अब आगे चलते हैं एक बार यहां पे। तो ये हुआ आपका सेंटेंस। इस सेंटेंस में कम जो है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं था? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होता है इसके पीछे, नॉन फाइनाइट वर्ब होता वो। यहां ये कम जो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फाइनाइट है। गॉट इट? सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, इसलिए कम लिखा हुआ था। अगर वो वी की जगह पर क्या होता? वी की जगह पर अगर होता ही, या कोई शी, या फिर किसी का सिंगुलर पर्सन का नेम होता, तो फिर ये कम ना होकर कम्स हो जाता। अब देखो, मैं आपको जो असली बात है वो बताता हूं। मैंने आपको बताया कि फाइनाइट वर्ब जो होती है वो नंबर से, ठीक है ना, टेंस से, या किसी पर्सन से जिसपे कोई प्रभाव पड़ता है, कोई इंपैक्ट पड़ता है ना, दैट इज फाइनाइट वर्ब। तो यहां ये फाइनाइट वर्ब है, तो वो प्रभाव कैसे पड़ता है वो मैं आपको चेक करवा देता हूं। आप एक काम करो छोटा सा, इस वी को भूल जाओ कि यहां पे वी लिखा हुआ है। वी की जगह पे आप ये मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है ही, आप ये मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है शी, आप ये मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है राहुल, कोई भी एक सिंगुलर नेम लिखा हुआ है, या ही या शी लिखा हुआ है। सब्जेक्ट आपका जैसे ही सिंगुलर हुआ, समझ में आ रही बात? आपका पर्सन जो है वो सिंगुलर पर्सन में कन्वर्ट हुआ, वैसे ही यहां पे कम का कम ही रहेगा। क्या कम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा, बस यही वाला तो प्रभाव होता है। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? फाइनाइट जिसपे नंबर का, टेंस का या पर्सन का प्रभाव पड़ रहा हो, इंपैक्ट पड़ रहा हो, और जिसपे नहीं पड़ रहा हो, दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। ये मैंने आपको प्रभाव समझा दिया। और सीख लेते, खूब सारे सेंटेंस है और में सीख लेते हैं। चलिए इसमें समझ लेते हैं। इसमें कुछ और है क्या अच्छा सा? नहीं, इसमें तो नहीं। इसमें देख लो, द 2020 इंडियन फार्मर्स प्रोटेस्ट। यह बहुत अच्छा, एक ये चीज बहुत जबरदस्त है, मैं आपको बताता हूं। अभी रुको, अभी बताता हूं। द 2020 इंडियन फार्मर्स प्रोटेस्ट इज एन ऑनगोइंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द 3 फार्म एक्ट्स व्हिच वर पास्ड बाय द गवर्नमेंट इन सितंबर 2020। चल रहा है ना किसान आंदोलन, उसी के बारे में बात कर रहा है भाई, कि द 2020 इंडियन फार्मर्स पर जो 2020 का जो किसानों का जो प्रोटेस्ट है, जो आंदोलन है। अब देखो एक प्यारी सी बात बताता हूं आपको, नाउन में पढ़ाता हूं वैसे तो मैं जनरली, ये नाउन एंड इट्स केस का क्वेश्चन है, नाउन एंड इट्स केस का क्वेश्चन है, और यहां इलेबोरेट कर देता हूं आपके लिए। जब आपका पर्टिकुलर कोई भी नाउन जो रहे वो क्या हो? प्लूरल हो। क्या हो? प्लूरल हो।
और उसको आपने क्या बताना पड़े, उसमें कहीं ना कहीं नाउन का केस आपको बताना पड़े। केस का मतलब क्या होता है, अवस्था। केस का मतलब क्या होता है, अवस्था। नाउन के पार्ट में पढ़ाऊंगा, दोबारा पढ़ाऊंगा जब नाउन पढ़ेंगे। नाउन एंड इट्स केस, नाउन और उसके कारक, ठीक है ना, कारक, उसकी अवस्था, उसके कारक। जब ये हम करते हैं तो जब आपका नाउन प्लूरल रहता है ना, तो उस प्लूरल के साथ आप क्या करते हो, अपोस्ट्रोफी एस लगाते हो, ठीक है ना, या कई बार सीधा अपोस्ट्रोफी लगाना पड़ता है। तो जब नाउन आपका प्लूरल हो और वहां इनमें से किसी की जरूरत हो, तो ध्यान रखिएगा उसको हमेशा ये वाली फॉर्मेशन में यूज करा जाता है। देखो फार्मर्स, सिर्फ आपने क्या लगा के छोड़ दिया, अपोस्ट्रोफी लगा के छोड़ दिया। इसका एक और आपको बेहतरीन एग्जांपल देता हूं। जैसे आप बोलते हो गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल। अब गर्ल हॉस्टल होता है क्या कभी, गर्ल हॉस्टल कभी नहीं होता ना, गर्ल्स हॉस्टल ही होता है। अब आप क्या करना चाहते हो कि अगर इसका बनाना चाहते हो, आप अपोस्ट्रोफी एस वगैरह लगाना चाहते हो, तो वो हमेशा ये रहेगा, हॉस्टल। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है ना, सिर्फ अपोस्ट्रोफी वहां पे यूज हो जाएगा। ये नहीं होगा कि गर्ल्स और फिर एक और अपोस्ट्रोफी और एस और लगा दो साथ में, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये सही रहेगा आपका, ठीक है। वो वाली बात वहां थी तो आई सामने, इसलिए आपके सामने मैंने शेयर कर ली, ध्यान में रखिएगा। तो द 2020 इंडियन फार्मर्स प्रोटेस्ट इज, अब कोई आपसे ये क्वेश्चन पुटअप कर ले, पहले तो आप खुद सोचो कि इज जो यहां पे है ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। ध्यान से सोचना, ही मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। कई तो इसको देखते ही हेल्पिंग वर्ब बता रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। नहीं भाई, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। और ये किसकी मेन वर्ब है, बी की। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता, डेफिनेटली मैंने आपको बताया ना कि इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब का क्या रोल है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रोल है, नॉन फाइनाइट वर्ब की हेल्प करने का। नॉन फाइनाइट वर्ब की हेल्प करने के अलावा उसके पास दूसरा कोई काम ही नहीं है। तो यहां ये नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये क्या है, खुद मेन वर्ब का काम कर रही है और बी की वर्ब बन के काम कर रही है। ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। तो ये इज जो है यहां पे वो बी की वर्ब बन के काम कर रही है और मेन वर्ब बन के काम कर रही है। और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में से भी बता देता हूं कि ये क्या है, मौके पे फाइनाइट वर्ब है, ध्यान रखिएगा। गॉट इट। अब देखो यहां लिखा हुआ है पास्ट बाय, विच वर पास्ट बाय, ये वर्ब भी लिखा हुआ है। कोई आपसे पूछ ले कि भाई अभी चलो फिर ये बताओ, ये वर्ब जो यहां पे मेंशन करा हुआ है ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब आप कहोगे सर ये कैसे हेल्पिंग वर्ब है, भैया आगे देखो पास्ड बाय, ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है ना, यहां से विच से लेकर और यहां तक का जो क्लोज है ये तो बना है पैसिव वॉइस। ये क्या बना है, पैसिव वॉइस बना है। और ये जो सेंटेंस है ये तो है जनरल सेंटेंस, और ये जो सेंटेंस है ये बन गया पैसिव का सेंटेंस, ठीक है ना। मुझे कैसे पता चला है पैसिव का सेंटेंस है, बीइंग अ टीचर, नो, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूं। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि आज तक जो आदमी सीखता रहे, आप जब तक मरेंगे नहीं तब तक सीखते रहते हैं, ठीक है। मैं भी सीखता रहता हूं बहुत सारी चीजें। तो अब जैसे मैंने देखा कि वर और यहां पे पास्ड, ये वर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। कैसे पता चला, क्योंकि वॉज और वर के साथ कभी थर्ड फॉर्म जनरल सेंटेंस में तो यूज होती ही नहीं, वो पैसिव वॉइस ही होता है। जहां पर आप सिंपल पास्ट टेंस जो होता है ना, उसको जब आप पैसिव बनाते हो तो वो वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सीख जाओगे भाई पैसिव वॉइस में, सिखा दूंगा आगे धीरे धीरे, कंफ्यूज मत हो। अगर यहां पे थोड़ा सा उलझ गया ना मामला, कोई बात नहीं, इतना तो पता रख ही सकते हो ना कि ये इज जो यहां पर ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ये तो क्लियर हो गया ना। ये वाले के ऊपर तो मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लेके आ जाऊंगा। जब पैसिव वॉइस सीखोगे तो ये सारी चीजें अपने आप ही आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। ओके, और देख लेते हैं। बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर स्टैंड्स एट झोटवाड़ा जयपुर। चलिए ठीक है, अपनी कोचिंग का नाम लिखा मैंने, स्टैंड्स। बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर जो है ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो आपने इसके साथ क्या लगाया, एस और एस लगाया मेन वर्ब के साथ। और ये जो स्टैंड्स यहां पे लिखा है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस इसमें क्या लगा हुआ है, एस और एस। कोई पूछ ले कि ये फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट, दैट्स फाइनाइट वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होती है, फाइनाइट होती हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। और देख लो, शी रिसीव्ड हर एजुकेशन एट प्राइवेट स्कूल, उसने अपनी एजुकेशन जो है वो प्राइवेट स्कूल में रिसीव करी, वहां से ग्रहण करी, ठीक है। रिसीव्ड जो लिखा हुआ है, अब आप एक बात बताइए मुझे, रिसीव की फर्स्ट फॉर्म रिसीव, सेकंड फॉर्म रिसीव्ड, थर्ड फॉर्म भी रिसीव्ड, तो ये यहां पे सेकंड है या थर्ड है, स्पेलिंग सेम है लेकिन ये सेकंड है या थर्ड है। डाउट अब आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर ये थर्ड होती, डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होती, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, टू हेल्प द नॉन फाइनाइट वर्ब इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस।
हेल्पिंग वर्ब का काम एक ही है कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की मदद करना। यहां ये थर्ड होती डेफिनेटली पीछे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होता, या कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो रिसीव्ड यहां पर क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। और फाइनाइट है नॉन फाइनाइट, फाइनाइट भी है। ठीक है, समझ में आ रही है आपकी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एक और देखते हैं। मिस्टेक्स आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, मिस्टेक्स हैं, गलतियां होती हैं। गलतियां मुझसे, आपसे, सबसे, दुनिया में किससे गलतियां नहीं होती, लेकिन गलतियों को समझ जाओ, दोबारा वो गलती ना करो, तब तो सही है। नहीं तो फिर वो गलती है ना, वो गलते में कन्वर्ट हो जाती है कि ये तो गलती नहीं है, ये तो गलता है। ठीक है ना, तो गलता में कन्वर्ट नहीं होने देना। ध्यान रखो, एक बार कोई गड़बड़ आपसे हो गई, दोबारा ना हो, इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना है, एक बार फाइनाइट नॉन फाइनाइट को अगर आपने समझने में गड़बड़ कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बिल्कुल नहीं। अब ये आर यहां पर मेंशन है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, नो डाउट मेन वर्ब है, क्योंकि अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता डेफिनेटली यहां पे कोई ना कोई दूसरी वर्ब तो होती ना, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में से कुछ भी नहीं है ना। आर यहां पर मेन वर्ब का काम कर रहा है, ये वाली बात है, कहां गया, ये रहा, बी की वर्ब है और फाइनाइट हो गई। ठीक है, एजुकेशन इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। कोई आपसे पूछ ले इज यहां पर मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, फिर पता चला अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता डेफिनेटली कोई थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ होता, यहां पे कुछ नहीं है भैया, इज यहां पर फिर मेन वर्ब का काम कर रहा है। समझ में आ रही है बात, ये छोटी छोटी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां इस सेंटेंस में फिर से इज जो है वो फाइनाइट वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। गो इज द शॉर्टेस्ट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस इन इंग्लिश। लो एक थोड़ा फनी मामला भी अपने पास, क्या कहता है ये, गो जो है ना सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा क्या है, अच्छा देखो शॉर्टेस्ट जो है ना सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल कौन सा लग जाता है, द लग जाता है। ठीक है ना, आगे आर्टिकल जब पढ़ाऊंगा ना तब भी सिखाऊंगा, एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तब भी सिखाऊंगा ये सारी चीजें। तो गो इज द शॉर्टेस्ट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस इन इंग्लिश। ग्रामेटिकली सबसे ज्यादा करेक्ट सेंटेंस इंग्लिश में कौन सा है, गो, सबसे ज्यादा, सबसे छोटा। ठीक है, याद रखना, थोड़ा सा ऐसे पूछ लेना किसी से, कई बार ऐसे पूछते रहते हो ना कि बता फिर इसका क्वेश्चन की इसका क्या आंसर होगा, वैसे पूछ लेना। सबसे छोटा इंग्लिश में ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, गो है। अब देखो अपनी फिलहाल अपना जो फोकस है वो इज पे है, इज हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, फिर से चेक कर लो चाहे आप, ये क्या है यहां पर मेन वर्ब का काम कर रहा है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो इसके इधर उधर कहीं कोई थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ दिखाई देता ना। अब कोई आपसे पूछ ले कि गो क्या है, गो यहां पे एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है, क्योंकि गो सिंगुलर है ना, सिंगुलर है इसीलिए तो इज लगा है, प्लूरल होता तो आर लगता। गो यहां पर वर्ब नहीं है, गो यहां पर एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। अगले वीडियो में आपको सिखाऊंगा मैं सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। द मोस्ट कॉमन एडजेक्टिव यूज्ड इन इंग्लिश इज गुड। ये लो फिर एक फनी फैक्ट, सबसे ज्यादा कॉमन जो एडजेक्टिव है इंग्लिश में यूज किया जो जाता है वो कौन सा है, गुड। ये सबसे ज्यादा यूज करा जाता है ये एडजेक्टिव इंग्लिश के अंदर। ठीक है, अब देखो इज मेन वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, फिर हमें पता चल गया कि ये मेन वर्ब है। अच्छा इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन सा है मैं बताता हूं। द मोस्ट कॉमन एडजेक्टिव, ये यहां से लेकर यहां तक, ये आपका क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। समझ में आ रही है क्या आपके बात, ये यहां से लेकर यहां तक आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, इसलिए यहां आके वर्ब भी कैसी अप्लाई हुई, सिंगुलर ही अप्लाई हुई, ध्यान रखिएगा। फिर देखो साइंस हैज नो एनिमी बट द इग्नोरेंट। साइंस का कोई दुश्मन नहीं है सिवाय किसके, इग्नोरेंट, अनभिज्ञता के, जिनको बात का पता ही नहीं होता, इग्नोरेंस में रहते हैं। ठीक है ना, जिनको कुछ बात का पता नहीं होता। ठीक है ना, तो साइंस हैज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब, फिर क्लियर हो जानी चाहिए ये बात। सबको पता है कि हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पे तो फंक्शन करते हैं, लेकिन यहां जो हैज है ये क्या कर रहा है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। साइंस आपका सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर था तो वर्ब आपकी कैसी लग गई, सिंगुलर लग गई। और देख लो, वी फिनिश्ड आवर लंच हाफ एन आवर अगो। ठीक है ना, वी फिनिश्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड। अब कोई कह दे कि यही थर्ड भी होती है, नो डाउट फिनिश्ड की थर्ड फॉर्म भी कौन सी होती है, फिनिश्ड ही होती है, लेकिन आपको अब पता है कि ये यहां जो फिनिश्ड मेंशन करा हुआ है ना, ये थर्ड है या सेकंड है। अगर ये थर्ड होता तो डेफिनेटली कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होती, सो दैट्स व्हाई दिस इज फाइनाइट वर्ब एंड दिस इज सेकंड फॉर्म। क्लियर अब आपके अच्छी से बात, ठीक है ना। ये इस सेंटेंस के आगे थोड़ी ये कलाकारी हो गई, इसको अपन समझ लेते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस जो वो वहां पे पीछे लिखा हुआ है वो था कि आई विश आई वर अ सुपरमैन। ठीक है, अच्छी विश की है इसने, आई विश, काश। इस आई विश का क्या अर्थ होता है, काश।
और आई विश के बाद जो सेंटेंस यूज करे जाते हैं ना, ये जनरली सिंपल पास्ट टेंस के होते हैं। इट मींस वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट टाइप के सेंटेंस होते हैं। और ये जो वर यहां पे लिखा हुआ है, ये वर्ब की है यहां पर सेकंड फॉर्म। और अभी के लिए इतना बता देता हूं, ये है फाइनाइट वर्ब। अगले लेक्चर के अंदर आपको ये मैं क्लियर करूंगा कि ये वर यहां पे आई के साथ वॉज क्यों नहीं आया, पहला प्रश्न। वर ही क्यों आया, सेकंड क्वेश्चन। और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का यहां पे और क्या कंसेप्ट बन गया, थर्ड क्वेश्चन। इन सब के बारे में बात करूंगा मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ये जो पीछे सेंटेंस अभी हम करके आए ये वाले, ये आप दोबारा से एक बार मेंशन करना, कॉपी के अंदर लिखना और फिर चेक करना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि कैसे किस तरीके से फाइनाइट और नॉन फाइनाइट फंक्शन करता है सेंटेंस में, क्या हेल्पिंग वर्ब होता है क्या नहीं होता। इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपने क्या करना है, कुछ नहीं, पढ़ते रहना है, मां बाप का कहना मानना है, ठीक है ना। घर से बाहर नहीं निकलना जब तक कोई जरूरी काम ना हो। और मुझे लगता है पढ़ाई से ज्यादा जरूरी काम अभी तो आपके क्या ही होगा, लेकिन फिलहाल लग ये भी रहा है कि पढ़ाई को छोड़कर बाकी दुनिया के सारे काम आपके लिए क्या हो रखे होंगे, इंपॉर्टेंट हो रखे होंगे। तो ध्यान से फिलहाल स्टडी करना, पढ़ाई करना, अपने सपनों को पूरा करना आपके लिए जरूरी है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ भी नहीं है। और मास्क लगा के रखो, सेफ रहो, बाहर से आते हो तो हाथ वाथ प्रॉपर धो, ठीक है ना, अच्छे से रहो। बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर आपके स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। तो तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।